चलिए फिजिक्स पढ़ रहे थे अपन, और फिजिक्स के अंदर अपन ने मोशन चैप्टर एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में बात की। सबसे पहले चलते हैं, एक बार थोड़ा सा रिवीजन देते हैं मोशन चैप्टर का। मोशन चैप्टर के बाद लॉज ऑफ मोशन का थोड़ा सा रिवीजन देते हैं। एक क्वेश्चन जो मैंने ऑब्जर्व किया कि सबका ही ऑलमोस्ट गलत आ रहा था ये क्वेश्चन, तो मैंने सोचा कि इस क्वेश्चन को क्लास में आपको क्यों ना करवा दिया जाए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या था, अपन ने एग्जाम में भी देखा था ये चीज। इस क्वेश्चन के अंदर एक एथलीट है, वो एथलीट एक राउंड सर्कुलर ट्रैक पे जिसका रेडियस 5 मीटर है उसको 15 सेकंड में कंप्लीट करता है। कितने सेकंड में? 15 सेकंड में। अब मेरी बात सुनो, क्वेश्चन पूछ रहा है कि ये बताओ डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड स्पीड, ये चारों चीजें अपन को निकालना है, बट कितने टाइम बाद निकालना है? जब वो 1.5 राउंड कंप्लीट कर ले। अब देखो, अगर एक राउंड, वन राउंड 15 सेकेंड्स में कंप्लीट करता है तो 1.5 राउंड्स कितने में करेगा? 1.5 राउंड्स करेगा, 15 को अपन 1.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा 22.5 सेकेंड्स। और यही आंसर है। बच्चों ने इसके बाद इसको 22 मिनट्स और 30 सेकेंड्स कर दिया, जो कि बिल्कुल गलत है भैया। ऐसा क्यों? क्योंकि 15 सेकेंड को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे, आंसर आएगा 22.5 सेकेंड। 22.5 सेकेंड लगेंगे उसे 1.5 राउंड्स कंप्लीट करने में। अब अपन डायग्राम बनाए तो देखिए, अगर वो इस पॉइंट से शुरू होता है, एक कंप्लीट राउंड के बाद ये पर्सन वापस इनिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा, एंड हाफ राउंड के बाद ये वापस अपोजिट पोजीशन पे पहुंच जाएगा। तो देखिए इनिशियल पोजीशन क्या रही, दिस इज द इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। ठीक है, इनिशियल पोजीशन भी मिल गया, फाइनल भी मिल गया। ये बीच का क्या मिला मुझे? डिस्प्लेसमेंट मिला, विच इज इक्वल टू 2r। तो डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, और दिस कैन बी सेड 2 इंटू रेडियस कितना? 5, तो 5, आंसर आ गया 10। आंसर कितना आ गया? 10 मीटर सर। ठीक है, दिस इज द वे टू कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट इन दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट अपन से पूछ रहा है वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट है 10, टाइम है 22.5। सॉल्व करोगे वेलोसिटी भी आ जाएगा। सिंपल सा था बच्चों, आपको ये देखना था कि क्या इनिशियल पोजीशन है, क्या फाइनल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन चेक किया, फाइनल पोजीशन चेक किया, उनके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या बताता है हमें? डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्प्लेसमेंट निकाल लिया 10 मीटर, वेलोसिटी निकाल लिया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, आंसर आ गया। अब अपन को निकालना डिस्टेंस ट्रैवल्ड। डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपन कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस ट्रैवल्ड होता है एक्चुअल पाथ विच इज कवर्ड बाय बॉडी। तो एक्चुअल पाथ कैसा कवर किया है यहाँ पर? एक्चुअल पाथ किया है सर्कुलर कवर, लेकिन सर्कुलर पाथ के भी कितने राउंड निकाले? 1.5 राउंड निकाले। तो देखिए एक सर्कुलर पाथ का सरकमफेरेंस होगा 2πr। वैल्यू निकालेंगे तो आएगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5। इसके भी कितने चक्कर निकाले? इसके भी इसने 1.5 राउंड निकाले, तो अपन इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं डिस्टेंस इन 1.5, डिस्टेंस इन 1.5 राउंड इज इक्वल टू रहेगा 2 इंटू 22/7 इंटू 5 इंटू 1.5। ये मेरे पास क्या आ जाएगा? दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ डिस्टेंस। और डिस्टेंस निकल गया तो अपन स्पीड में निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। बच्चों आप लोगों की कॉपी से मेरे को एक चीज ये भी समझ में आई कि यू आर नॉट प्रैक्टिसिंग द न्यूमेरिकल्स एट होम। जिस तरीके से हम मैथमेटिक्स की स्टडी करते हैं, मैथमेटिक्स में क्या होता है, हमारे पास डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती है। एक एक्सरसाइज में 10 to 15 क्वेश्चंस होते हैं। आप घर जाते हैं, उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। सिमिलरली फिजिक्स इज ऑल्सो मैथ। आपको दिख रहा है हम ये सब क्या कर रहे हैं? देखो, डायमीटर निकालना, डिस्टेंस के लिए सर्कमफेरेंस निकालना, ये सब किसमें सीखा था? मैथ्स में सीखा था। एंड फिजिक्स इज ऑल्सो मैथ्स। तो फिजिक्स भी तभी आएगी जब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी।
जब आप प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ज्यादा, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही ज्यादा आपके पास न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने की एबिलिटी आएगी, आपकी अप्रोच बनेगी। ठीक है, मैंने काफी क्वेश्चंस में देखा बच्चे सॉल्व करते करते लास्ट में आंसर गलत निकालते हैं। प्रैक्टिस से आएगा बच्चों, प्रैक्टिस से आएगा। आपका आंसर सही है, यू आर करेक्ट, यू आर डूइंग इट करेक्टली, बट प्रैक्टिस से आप सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? अगर ये क्वेश्चन यहाँ पर कैसे किया सबको समझ में आया, देन प्लीज रेज योर हैंड। मुझे यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि सबको आ गया। फास्ट बच्चों, रेज योर हैंड्स इफ दिस क्वेश्चन इज क्लियर। चलिए, तो आज भी अपन ने ये देखा कि हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ दिस सर्कुलर मोशन। टुडे इन योर व्हाट्सएप ग्रुप आई विल बी अपलोडिंग 15 क्वेश्चंस। आप बच्चों, आपका काम है टिल टुमारो, टिल द नेक्स्ट क्लास, यू हैव टू डू ऑल दोज क्वेश्चंस। आपको उन क्वेश्चंस को करना है। हम कल की क्लास में उन क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। आज अपन क्या करते हैं, एक छोटा सा रिवीजन देते हैं जो अपन ने लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा, और अब चलेंगे आगे, नेक्स्ट टॉपिक्स की तरफ बात करेंगे। चलिए, फर्स्ट तो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर को अपन पढ़ रहे थे, एंड लॉज ऑफ मोशन चैप्टर के अंदर सबसे पहले शुरुआत होती है फोर्सेस से। इससे शुरुआत होती है फोर्सेस से। देन हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? रेज योर हैंड। रेज योर हैंड्स बच्चों। हु कैन टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स? किसी का भी ओपन कर दो। देव अग्रवाल। यस देव, बोलो। नो साउंड सर। हेलो, हाँ जी, बोलो बेटा। हेलो, Hello, morning, sir. गुड मॉर्निंग प्रियांश। The force is a push or pull which is applied by any body to another body. इन द फॉर्म ऑफ Energy. फोर्स इज पुश और पुल। आपको पहले भी बताया था, दैट इज नॉट द बॉडी, दैट इज नॉट द डेफिनेशन कि आप एक बॉडी से दूसरे बॉडी फोर्स लगाएंगे। फोर्स की डेफिनेशन ये नहीं होती कि आप कि यू आर पुशिंग, कि यू हैव अप्लाइड सम फोर्स ऑन वन बॉडी टू अनदर बॉडी। दैट इज नॉट द फोर्स definition for force. Definition for force is push or pull applied on any object, changes its shape, changes its direction, or it can change the state of the object. तीन चीजें चेंज होती हैं फोर्स लगाने से। और फोर्स होता क्या है? अल्टीमेटली फोर्स इज पुश और पुल अप्लाइड ऑन एनी ऑब्जेक्ट। भाई अपन देखते थे एक वेल को, एक कुएं को इस तरीके से, ये मेरे पास एक कुआं है। इस कुएं पे मैंने एक पुली सिस्टम लगा रखा है, यहाँ पर एक पुली सिस्टम लगा रखा है, और इस पुली से एक बकेट को लोअर कर रखा है। ठीक है, इस बकेट को मैं यहाँ पर नीचे खड़ा होकर खींचता हूँ। जब अपन इस बकेट के लिए रोप को नीचे पुल करते हैं, रोप को पुल करेंगे नीचे, ये बकेट ऊपर आएगा। इस डायग्राम से अपन को ये देखने को मिलता है दैट ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स बकेट का मूवमेंट हुआ। दैट मीन्स बकेट के शेप स्टेट में चेंज आया। बकेट वॉज इनिशियली एट रेस्ट। आपने फोर्स लगाया जिसकी वजह से बकेट किस में आ गया? मोशन में आ गया, एंड इट चेंजेस इट्स स्टेट। दूसरे डायग्राम में या दूसरे एग्जांपल में अपन ने देखा था, नोट्स में भी अपन ने ये देखा है कि जब एक फुटबॉलर बॉल को किक करता है, एक मूविंग बॉल को किक करता है, किक करते समय होता क्या है? दैट बॉल was coming in one direction, after kicking that ball moves in another direction.
That means due to the application of force, the direction also changes. Due to the application of force, the direction also changes. Now the third application, or we can say that the third outcome of force is the change in shape. और चेंज इन शेप मतलब आप ध्यान से देखो, हम जब बिस्लरी की बोतल खरीदते हैं मार्केट से, हम जब डिफरेंट डिफरेंट बोतल्स खरीदते हैं, टेट्रा पैक खरीदते हैं हम, किसका, माजा का, एप्पी फिज का, तब अपन देखते हैं कि आफ्टर ड्रिंकिंग उसके बोतल पे लिखा होता है कि क्रश इट आफ्टर व्हेन यू आर डन विद द बोतल। मतलब जब आपकी वो बोतल खत्म हो गई, आपने उसका सारा यूटिलाइजेशन कर लिया, उसके बाद वही आपको इंडिकेट कर रहा है कि इसको आप क्रश कर दीजिए। बॉटल को क्रश कैसे करते हैं हम? बाय अप्लाइंग सम फोर्स ओवर द बॉटल। जब बॉटल पे फोर्स लगाएंगे वो क्रश हो जाएगी, क्रश होने के बाद उसका शेप भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। सिमिलरली अपन मिट्टी से काफी सारे कैसल बनाते हैं, अपन चीनी मिट्टी से, मड से रेत के अंदर कैसल्स बनाते हैं, गुफाएं बनाते हैं, ठीक है। होता क्या है उसके अंदर वी आर अप्लाइंग सम फोर्स एंड ड्यू टू द फोर्स द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट चेंजेस। So what is the definition of force? The definition of force says that due to the application of push or pull on any object, the shape, the direction and the state of that object changes. अगर हम किसी भी बॉडी पे पुश या फिर पुल अप्लाई करेंगे तो उसकी वजह से बॉडी की शेप, डायरेक्शन या फिर स्टेट क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फोर्स। This is the definition of force. Now we'll move to the next topic. Which is known as inertia. Inertia से पहले भी अपन एक चीज पढ़ते हैं, छोटी सी चीज। अपन ने एक एक्सपेरिमेंट देखा था, एक छोटा सा एग्जांपल देखा था, जिसके अंदर ये पढ़ा गया that Sir Isaac Newton was the scientist who discovered force. Sir Isaac Newton was the scientist who discovered force. एंड इन्हीं के नाम पे अपन ने किसकी यूनिट रख दी, फोर्स की SI यूनिट रख दी। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन। So the SI unit of force is known as Newton. You have to understand it. Now in this topic, this was the basic thing which we have to understand. Now we'll move to the inertia part of it. Inertia को अब अपन क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं। inertia को रिवाइज करने से पहले अपन को ये देखना पड़ेगा that what do you mean by inertia, और फिर अपन इसके डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। फिर अपन इसके क्या देखेंगे, डिफरेंट टाइप्स देखेंगे। तो सबसे पहले इनर्शिया को देखने के लिए, inertia is that property of body. Inertia is that property of body due to which the body resists the change of state. मान लो बॉडी रेस्ट पे है, तो बॉडी किस पे रहना चाहेगी, रेस्ट पे ही रहना चाहेगी। Why? Because the property which is known as inertia will make the body to remain at rest. समझ में आई बात? जैसे अपन एक गाड़ी के अंदर बैठे हैं, और गाड़ी के अंदर बैठे हैं, गाड़ी भी रेस्ट पे, हम भी रेस्ट पे हैं। गाड़ी सडनली मूव होने लगती है, हम पीछे जर्क खाते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ इनर्शिया। कौन सा इनर्शिया? इनर्शिया ऑफ रेस्ट। व्हाई? बिकॉज आवर बॉडी वाज ट्राइंग टू स्टे एट रेस्ट। हमारा लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी किसके कांटेक्ट में था, फ्लोर के कांटेक्ट में था, और फ्लोर इनिशियली किस पे था, रेस्ट पे। जैसे ही गाड़ी चलने लग गई तो हमारा लोअर पार्ट किसके साथ चलने लगा, फ्लोर के साथ चलने लगा, और हमारा अपर पार्ट अभी भी रेस्ट पे है, तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा। किसकी वजह से? इनर्शिया की वजह से। दैट इज द रीजन वी एक्सपीरियंस अ जर्क इन द बैकवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली एक इनर्शिया ऑफ मोशन भी होता है, इसके भी अपन ने काफी सारे एग्जांपल देखे थे। इन दिस इनर्शिया ऑफ मोशन, this is the tendency or this is the property of body by which it resists the change in state of motion. मतलब बॉडी अगर मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगी। ये अपन कहाँ देखते हैं? ये अपन देखते हैं मेट्रो ट्रेन में, बसेस में। जब अपन बस में खड़े होते हैं, बस में सडन ब्रेक लगता है तो हमारी बॉडी आगे गिरने लगती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। तीसरा अपन ने देखा था इनर्शिया ऑफ
डायरेक्शन। क्या देखा था? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। नाउ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन the body tries to remain in certain direction. Inertia will try to make the body remain in a certain direction, but when the body changes its direction it experiences a jerk in the opposite direction. आपने देखा होगा जब अपन गाड़ी में बैठे होते हैं, गाड़ी में बैठे बैठे जैसे ही गाड़ी का जो ड्राइवर है वो एकदम से सडनली गाड़ी को टर्न करता है, टर्न करते समय हमारी बॉडी दूसरी डायरेक्शन में मूव हो जाती है। इसका मतलब यह है कि बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाना चाहती थी, आपने गाड़ी को मोड़ दिया तो बॉडी अभी भी कहाँ जाना चाहती है? उसी डायरेक्शन में जाना चाहती है। दिस इज नोन एज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तीन चीजें अभी अपन ने यहाँ पर पढ़ी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसके अंदर कोई भी डाउट है तो रेज हैंड करके बताइए फटाफट। गर्व, Sir, your video is freezing a lot. वीडियो इज फ्रीजिंग अ लॉट। देयर इज नो प्रॉब्लम बेटा, ये आपका नेट खराब होगा, आप अपना नेट ठीक करिए, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से चलिए इस टॉपिक पे कोई भी डाउट आता है तो फटाफट रेज हैंड करके बताओ। मिलन, मिलन, यस मिलन, अपूर्वा, Yes, sir. The video is Yes, not Apurva. clear. The वीडियो video क्लियर is नहीं आ रहा? not clear. No, sir. बेटा यहाँ से अपन ने सारी चीजें ना कंफर्म कर दी हैं, सारी चीजें एकदम ओके हैं, थोड़ा सा वेट करो, हो सकता है क्लियर हो जाए। Okay, sir. यहाँ से सब कुछ ओके है। कृष्णामल, स्टूडेंट्स कितने लोगों को ये लगता है कि वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है तो सेंड करके बता दो। है नहीं? चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इफ इनर्शिया इज बीइंग अंडरस्टूड बाय एवरीथिंग, चलिए तो अपन ने सबसे पहले देखा व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स, फिर अपन ने देखा इनर्शिया, उसके बाद अपन देख रहे हैं इनर्शिया के डिफरेंट टाइप्स, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं, इनिशियली शुरुआत में इसी से बात करते हैं, चर्चा करते हैं, आगे चलते हैं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट के अंदर अपन ने कुछ एग्जांपल्स और देखे थे, लाइक एक टेबल पे अगर क्लॉथ लगा हुआ, एक मजिशियन ने एक टेबल पे क्लॉथ को लगाता है, उसके ऊपर कांच के बर्तनों को रखता है, ग्लासेस को रखता है, he suddenly pulls the cloth, जैसे ही वो सडनली क्लॉथ को पुल करेगा होगा क्या, सारे के सारे ग्लासेस, कांच के ग्लासेस रेस्ट पे थे, दे विल ट्राई टू रिमेन एट रेस्ट ओनली, बट द क्लॉथ मूव्स, ग्लासेस वहीं रह जाते हैं और क्लॉथ हट जाता है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। सिमिलरली जब अपन एक ट्री को, एक ब्रांच को रिगरसली शेक करते हैं तो उसके लीव्स जो हैं वो नीचे गिर जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है बिकॉज द लीव्स इनिशियली दे वर एट रेस्ट, वो शुरुआत में रेस्ट पे थे। आपने जब उन्हें शेक किया, एक लीव्स को शेक किया, शेक करने पे लीव्स के जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस अपनी जगह से हट गए, बट लीव्स अभी भी किस पे रहेंगे? रेस्ट पे रहेंगे, तो वो ब्रांच से अलग हो जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। सिमिलरली जब अपन एक कारपेट को, एक क्विल्ट को जब अपन क्या करेंगे, साफ करते हैं विंटर्स के अंदर,
तो अपन क्या करते हैं, उसको बीट करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टिक। जब अपन एक कारपेट को स्टिक के हेल्प से बीट करेंगे, बीट करने पे अपन ये देखते हैं दैट द कारपेट मूव्स इटसेल्फ, द कारपेट मूव इटसेल्फ, but the dust particles remain at rest, and due to inertia of rest the dust particles gets separated from the carpet or quilt. This is also an example of inertia of rest. अपन ने 4-5 यहाँ पर एग्जांपल देखे किसके, inertia of rest के, और इसी तरीके से अपन ने एक्सप्लेन किया। अपन ने एक एग्जांपल देखा इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन का क्या एग्जांपल था, हम एक बस में खड़े होकर सडनली ब्रेक लगा, ब्रेक लगते ही हमारी बॉडी कहाँ गई, आगे गिरी, आगे की तरफ गिरी। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी किस में थी, मोशन में थी। जैसे ही ब्रेक लगा, द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी विच वाज इन कांटेक्ट विद द फ्लोर ऑफ द बस, वो किस में रह गया, रेस्ट में आ गया। जैसे ही वो रेस्ट में आता है, हमारी अपर बॉडी अभी भी किस में है, मोशन में है, तो अपर बॉडी क्या करती है, आगे की तरफ लीन फॉरवर्ड करने लगती है, जर्क एक्सपीरियंस करती है। दिस इज ड्यू टू द इनर्शिया ऑफ मोशन। एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसके बारे में बताता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन अपन ऑब्जर्व करते हैं जब गाड़ी सडनली अपना डायरेक्शन को चेंज करती है। आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहे थे, जैसे ड्राइवर ने गाड़ी की डायरेक्शन को बदला, आपकी बॉडी चाहती है अभी भी सेम डायरेक्शन में जाना, सो अपनी बॉडी दूसरे डायरेक्शन में ऐसे जर्क खाने लगती है। आप जब भी गाड़ी के अंदर बैठो तो आपने ये चीज ऑब्जर्व की होगी। एंड दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया व्हिच वी स्टडी इन आवर कोर्स। इनर्शिया टॉपिक अगर सबको क्लियर है देन प्लीज रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स इफ इनर्शिया टॉपिक इज क्लियर टू एवरीवन। फास्ट स्टूडेंट्स, वेरी गुड। सो सबसे पहले अपन ने फोर्सेस पढ़े, इनर्शिया पढ़ा। Inertia was the property which was first discovered by Galileo Galilei, a scientist during the Italian Renaissance. Galileo was the scientist who first discovered inertia using the wedge experiment. Wedge experiment में इन्होंने क्या किया है, एक ऐसा inclined plane लिया, इन्होंने इंक्लाइंड प्लेन लिया, एंड इन दैट इंक्लाइंड प्लेन, ध्यान से देखिए, बुक के अंदर भी है आपके, कोई पूछता नहीं है, कभी एग्जाम में आता नहीं है ये चीज। जब इन्होंने यहाँ पर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर से एक बॉल को रिलीज किया, तो बॉल क्या करता है, ऐसे धीरे धीरे मूव करके नीचे तक आता है। जैसे ये नीचे आ जाता है, ये आगे भी चलने लग जाता है। कुछ सोचो, मैं अगर ऐसे इंक्लाइंड प्लेन से यहाँ से अगर एक बॉल को छोड़ूंगा तो ये बॉल ऐसे रोल करता हुआ नीचे आ जाएगा। क्या यहाँ पर रुक जाएगा क्या? नहीं, ये आगे चला जाता है। क्यों? बिकॉज ऑफ द इनर्शिया डेवलप्ड इन दिस ऑब्जेक्ट। कौन सा इनर्शिया? मोशन का इनर्शिया। देखो ये मूव करते हुए आता था ना, अरे बात समझ में। दिस वॉज द फिनोमेना विच वॉज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय गैलीलियो। फिर इसके बाद आए न्यूटन भाई साहब, और न्यूटन भाई साहब ने निकाला यहाँ पर फोर्सेस के लॉ, और वो 3 लॉ हर जगह पे एप्लीकेबल है। विल टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ नाउ। Now let us talk about the first law. First law states न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहता है, इफ अ बॉडी एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन will continue to be in same state until and unless an external unbalanced force is applied on it.
देखिए ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है? इफ अ बॉडी एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है या वो यूनिफॉर्म मोशन में है और इन यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन द सेम स्टेट, वो वैसा ही रहेगी। अगर कोई बॉडी है तो वो रेस्ट पे ही पड़ी रहेगी, अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगी। कब तक? until and unless an external force is applied on it, तब तक जब तक उस पर बाहर से कोई तीसरा आदमी आके फोर्स नहीं लगा देता। जरूरी नहीं है यहाँ पर कोई आदमी आके फोर्स लगाए, हो सकता है कि वो जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो किसी नेचुरल एजेंट की वजह से लगता है। अरे बात समझ में? तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर एक बॉडी रेस्ट पे है, चाहे वो यूनिफॉर्म मोशन में है, वो सेम स्टेट में रहेगा। किसमें रहेगा? सेम स्टेट में रहेगा। कब तक? until and unless an external unbalanced force is applied on it, जब तक एक एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स उस पे नहीं लग जाता। बच्चों ये समझना बहुत जरूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्लियर? काफी बच्चों ने एग्जाम में ये स्टेटमेंट गलत लिखा। स्टेटमेंट्स आपको याद रखने बच्चों, जो भी हम 8th क्लास तक जो कुछ भी मेथोडोलॉजी अपनाते थे पढ़ने का, 8th क्लास तक हम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग आंसर्स याद करते थे। जो क्वेश्चन होता था आंसर याद करा, क्वेश्चन होता था आंसर याद किया। बट अब अपन बड़े हो गए, अब अपन 9th क्लास में आ गए। 9th क्लास में वी राइट डाउन नोट्स इन आवर कॉपी। हम अपनी कॉपी में नोट्स लिखते हैं, और वो कॉपी में नोट्स कभी कभार 40 पेज 45 पेज तक भी हो सकते हैं। ठीक है? आपको उन नोट्स को बाय हार्ट याद रखना है। ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू लर्न, क्योंकि एग्जाम में कोई भी चीज पूछी जा सकती है, इनसाइड द बुक भी पूछी जा सकती है, आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। ठीक है? न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस करनी है, जितने ज्यादा न्यूमेरिकल्स हो सके उतने ज्यादा न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करनी है, एंड नोट्स को बाय हार्ट डेली की डेली याद करना है। देखना एग्जाम में कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, तो फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा लाइक दिस। ये चौक है, इस चौक को मैंने अपने हाथ पे प्लेस किया। अगर मैंने चौक को अपने हाथ पे प्लेस किया तो एक बात बताओ, ये हाथ पे ऐसे ही पड़ा रहेगा? ये कब तक पड़ा रहेगा? इन्फिनिटी तक पड़ा रहेगा। कितना ही देर भी इसको यहाँ रख लूं ये ऐसा ही रहेगा। कब तक? जब तक मैं इसको पकड़ के ऐसे उठा ना लूं। यही चीज तो देखो न्यूटन क्या था, न्यूटन क्या कहता है? न्यूटन कहता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है लाइक दिस, तो वो रेस्ट पे ही रहेगी जब तक कोई उस पे एक्सटर्नल फोर्स ना लगा। दूसरा चीज ये क्या कहता है? दूसरा चीज ये कहता है कि एक बॉडी मोशन में है तो वो किस पे रहेगा? मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पे एक एक्सटर्नली फोर्स ना लग जाए। इसके हिसाब से ध्यान से सुनना, हमने एक फुटबॉल ली, इस फुटबॉल को किक किया तो ये फुटबॉल थोड़ी सी आगे चली गई और फिर रुक गई। भाई न्यूटन का लॉ तो ये कहता है कि अगर कोई बॉडी मोशन में है तो वो चलते ही जाना चाहिए था, तो ये फुटबॉल रुक क्यों जाती है? रुकती इसलिए है बिकॉज फुटबॉल एंड ग्राउंड आर इन कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट विद ईच अदर। ग्राउंड और फुटबॉल अपने आप में कंटिन्यूअस कॉन्टैक्ट में है। जैसे ही आपने इसको किक किया, बॉडी मोशन में आ गई, आगे चलने लगी, लेकिन कुछ देर बाद रुक गई बिकॉज इस पे एक फोर्स लग रहा है इन दी बैकवर्ड डायरेक्शन विच इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स। कौन सा फोर्स? फ्रिक्शनल फोर्स। ड्यू टू दिस फ्रिक्शनल फोर्स द बॉडी स्टॉप्स। और यही तो न्यूटन कहता है। न्यूटन क्या कहता है कि भैया बॉडी मोशन में है तो मोशन में चलेगी। कब तक? जब तक उस पर फोर्स ना लगे। जैसे ही फोर्स लग गया तो बॉडी रुक गई। देखो, अरे बात समझ में? तो एक चीज यहां से समझ में आती है that if a body is at rest or in uniform motion will continues to be in same state until and unless an external unbalanced force is applied on. This is the first law stated by Newton. Now we'll talk about the second law. Second law of Newton. Now in the second law states that force
rate of change of linear momentum is directly proportional to the force applied. क्या बोला सेकेंड लॉ ये कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, भाई यहां पर जो लीनियर मोमेंटम की बात हुई है अभी इसकी बात करते हैं। सेकेंड लॉ कहता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। अब अगर मुझे फोर्स निकालना है तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर मुझे फोर्स निकालना है तो क्या किससे निकालूंगा, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यही तो लिखा है देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। ये सेकंड लॉ है। काफी बच्चों ने ये चीज एग्जामिनेशन में गलत लिखी है। आई होप आपको अभी ये चीज समझ में आ रही है। ये चीज नोट्स में भी क्लियरली प्रोवाइडेड है, तो लर्न नोट्स में जो चीजें क्लियरली मेंशन्ड हैं, चीजें लिखी हुई हैं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ये आपको पढ़ना है, इस तरीके से याद करना है। चलिए अब इसको जब अपन सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिए, मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम इज ए वेक्टर क्वांटिटी विच डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी पे ये चीज डिपेंड करेगी। चेंज इन मोमेंटम अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखो चेंज इन अगर मोमेंटम निकालना है तो फाइनल मोमेंटम माइनस क्या कर देंगे, इनिशियल मोमेंटम, डिवाइड बाय किससे कर देंगे, टाइम से। ये क्या दे देगा, फोर्स दे देगा। फोर्स यहां से क्या निकला, एम वी माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी हमें पता है क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, तो अपन यहाँ पर लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन। बच्चों ने क्या किया, बच्चों ने लिख दिया फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये सेकंड लॉ नहीं है। सेकंड लॉ क्या है, सेकंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड। इस फॉर्मूले से फिर ये फॉर्मूला निकलता है, ठीक है। ये जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वाला, यहां से अपन ने क्या निकाला है, यहां से अपन ने फोर्स निकाला, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दिस इज द सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन। अगर सबको ये सेकंड लॉ समझ में आया है तो रेज हैंड करके बताइए फटाफट। चलिए, किसी को कोई भी डाउट आता है इससे रिलेटेड, आप बिटवीन 6 PM टू 7 PM इन दी इवनिंग आप मुझे कॉल कर सकते हैं, 6 से 7 बजे के बीच में, ठीक है। कोई भी डाउट आता है मैं वहां पर आपको बता देता हूँ। चलिए, तो अपन क्या करते हैं, आज की क्लास में अपन ने क्या देखा, आज की क्लास में अपन ने ये देखा सबसे पहले व्हाट इज फोर्स, व्हाट इज इनर्शिया, व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हाट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ, and in tomorrow's class we'll study from Newton's third law। तो कल की क्लास में अपन नेक्स्ट आगे की नई चीज पढ़ेंगे। आज तक अपन ने सिर्फ किया रिवीजन। आपका काम क्या है घर के अंदर, आपका काम ये है कि आप पहले तो नोट्स जो प्रोवाइडेड हैं न्यूटन्स लॉज तक, उनको रिवाइज करेंगे, पिछले वीडियोस देखेंगे। अगर कोई दिक्कत आएगी तो पिछले वीडियोस देखो, अगर उसके बाद भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कॉल करो 6 to 7 इन दी इवनिंग। फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करो। कल अपन क्लास में नेक्स्ट चीजें पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे, तो रिवाइज करके आना, चीजें समझ में आसानी से आ जाती। क्लियर है। आज की क्लास में अपन बस इतना ही करते हैं। क्लास अगर आपको सबको समझ में आई है तो एक बार रेज हैंड करके बता दो, फिर अपन आगे चलते हैं। चलिए, तो आज की क्लास में यही खत्म करते हैं बच्चों। ऑल द बेस्ट।